देखिए बच्चों, आज के पीरियड में आपका टॉपिक चल रहा है नाउन एंड द नंबर। लास्ट पीरियड में जहाँ हम रुके हुए थे उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो वर्ड है वो है क्राइटेरिया। ये हम सब समझ चुके हैं पहले ही। तो क्राइटेरिया की मैंने हिंदी बताई थी आपको। क्या बताई थी? हिंदी में कहते हैं इसे कसौटी। क्या कहते हैं? कसौटी। और क्राइटेरिया सिंगुलर था या प्लूरल था? प्लूरल था। तो सिंगुलर क्या था? क्राइटेरियन, है ना। तो अब उनका हम यूज देख रहे हैं एग्जाम्पल की मदद से। पहले पीरियड में भी यही हुआ है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड बचे हुए हैं तो उसे भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं सीधा। देयर आर मैनी क्राइटेरियंस। आप भी लिखते रहें, फिर आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब देना। देयर आर मैनी क्राइटेरियंस। स्पेलिंग वगैरह सब ध्यान से देखना, मैं गलत लिख देता हूँ जानबूझ के। देयर आर मैनी क्राइटेरियंस टू जज प्योर वाटर। टू जज प्योर वाटर। ये एक एग्जाम्पल लिखा गया। पहले मैं हमेशा की तरह वही पूछूंगा, टेंस बताइए, कौन सा टेंस है? क्या बोलना चाहिए? प्रेजेंट, है ना। तो प्रेजेंट क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब से टेंस की पहचान होती है, इसमें मेन वर्ब भी नहीं है। और ये है आर से पता चल रहा है क्या है? प्रेजेंट। ठीक, बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? क्राइटेरिया आना चाहिए। जो मैंने लिखा है क्राइटेरियंस, पहले इसकी स्पेलिंग चेक करो, सही है या गलत है? CRITERIONS, क्राइटेरियंस। आई यहाँ पे IANS आएगा जी? नहीं, जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। पहली बात तो ये पूछता मैं इसलिए ही हूँ ताकि थोड़ा बहुत डाउट है तो रिमूव हो जाए। जैसे कोई डाउट था कि ए आना चाहिए था तो रिमूव हो गया हमारा। अब अभी हम बात कर रहे थे क्राइटेरियंस, तो कोई वर्ड ही नहीं होता। अगर मैं यहाँ से एस हटा दूँ तो वर्ड बनेगा क्या? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? सिंगुलर। और आपने कहा कि ये वर्ड गलत है, इसे क्या कर दूँ मैं? क्राइटेरिया लिख दूँ। क्यों? क्योंकि प्लूरल बनेगा ना। यहाँ पे आर जो है वो बता रहा है कि प्लूरल है। आर बता रहा है, वही कल वाली बात मैंने भी बता रहा है कि मैंने के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा। और ये बन जाएगा प्लूरल। तो स्पेलिंग बताओ क्या लिखूं? CRITERIA लिखूं या कुछ और लिखूं? तो अब तो ए आ गया है, जबकि पहले मैं ए मना कर रहा था। तो बात सही थी या कोई दिक्कत थी? सही है। पहले ए नहीं आता, क्राइटेरिया में ओ ही आएगा, क्राइटेरिया में ए आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो ये वर्ड गलत है, ये नहीं आ सकता है। क्राइटेरियंस क्या आएगा? क्राइटेरिया। और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और अभी मैंने हिंदी बताई थी, इसकी क्या? कसौटी। तो अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कैसे बोलोगे? देयर आर मैनी क्राइटेरिया टू जज प्योर वाटर। अगर हमें शुद्ध पानी को जज करना है, यानी कि उसे पता करना है शुद्ध है या नहीं है, तो बहुत सारी कसौटियां हैं। कसौटी से मतलब जिस पर उसे परखा जा सकता हो कि प्योर है या नहीं है। कसौटी तो उसे कहते हैं ना। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देयर आर क्राइसिस। देयर आर क्राइसिस, CRISIS, इन एवरी मैन्स लाइफ। इन एवरी मैन्स लाइफ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताना आपको। ये सब सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं। सही है। देयर आर क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ। तो जो गलती हो सकती है वो यहाँ हो सकती है क्राइसिस में। तो क्राइसिस मैंने दो वर्ड दिए थे आपको, एक तो आई वाला और एक ई वाला। तो एक में तो यहाँ आई आ जाएगा और एक में ई। क्या डिफरेंस होता है इनमें? आई वाला सिंगुलर होता है और ई वाला प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वही बात है, आर है तो प्लूरल ही आना चाहिए। और इस बार यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लूरल ही लिखा हुआ है। अगली बात मुझे बताओ कि जो मैंने यहाँ ऊपर लगा रखा है कोमा से, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के बारे में मैं क्या बताता हूँ। जब हमें कभी पोजीशन शो करना होता है
पोजीशन से मतलब क्या होता है, अधिकार, ये चीज मेरी है, ये तुम्हारी है, तब हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ठीक, तो अपोस्ट्रोफी में आपको क्या बताया जाता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ ही अपोस्ट्रोफी लगता है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। बार बार मैं रिकॉल कराता रहता हूँ। तो मैन क्या है, लिविंग है, तो अपोस्ट्रोफी का यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पूरे सेंटेंस में कितने नाउन हैं? 1 2 या 2 से भी ज्यादा, देखो काउंट कर दो। इस पूरे सेंटेंस में हाउ मेनी नाउन्स आर देयर? मुझे समझ में बात ये नहीं आती, आप इतना सोचते हो ये मैथमेटिक्स चल रहा है क्या, कोई फार्मूला मतलब कैलकुलेशन कर रहे हो? अरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोलो यार, 1 2 तो बोलो। 3 है। कौन कौन से? क्राइसिस, मैन और लाइफ। ठीक, तो 3 बताए। मैं फिर आप जानते हो कि नाउन होते हैं 5 तरह के होते हैं, जैसे हमने कल रिकॉल कर रहे थे। अगर मैं इनकी मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ, पहले मैन से शुरुआत करते हैं क्योंकि इजी है। मैन कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो मैं हमेशा 3 वर्ड में कह देता हूँ। कौन कौन से वर्ड है वो? फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट। अगर फीलिंग है, क्वालिटी और स्टेट है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आप इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हो तो इन 3 में से कोई एक होना चाहिए। तो लाइफ फीलिंग तो हो नहीं सकती, क्वालिटी नहीं हो सकती, स्टेट भी नहीं हो सकती। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो ये भी क्या आएगा? कॉमन नाउन। बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो तब बोला करो। ठीक है, चलिए जी। अब क्या बचा? क्राइसिस। क्राइसिस कौन सा नाउन होना चाहिए? ये भी कॉमन नाउन ही होना चाहिए। मोस्टली जो मिलेंगे ज्यादा कॉमन नाउन ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम सोचना है। कल एग्जाम्पल में वो आया था वाटर, कौन सा नाउन बताया था? मटेरियल। और मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जो 2 नाउन होते हैं। ऐसा ही बोलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी हमें पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ ऐसा जैसे वाइल्ड लाइफ, कोई वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ तो वो प्रॉपर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल। द ओल्ड डिक्टा, द ओल्ड DICTA dicta, the old dicta of conduct 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 have changed एग्जाम्पल लिख लीजिए और जो क्वेश्चन पूछो सर बताने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन यही है, सेंटेंस सही है या गलत है? बहुत टाइम लेते हो, जबकि ये तो मैं वो पूछ रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया हुआ है। वैसे कुछ पूछ ही नहीं रहा मैं अभी। पता नहीं कौन से मंत्र याद करते रहते हो बैठे, मेरे समझ में आते नहीं बात। 6-7 वर्ड लिखे हुए हैं सेंटेंस में, देखो भाई क्या गलत है। गलत है तो गलत बोलो और सही है तो सही बोलो, जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो। पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो आप। तो द ओल्ड डिक्टा, चलो मैं पूछना शुरू करता हूँ आपसे। तो कहानी गया कि सही है या गलत है ना। चलिए पहले इस वर्ड भी आते हैं जो कंफ्यूज कर रहा है आपको। इसकी मीनिंग बताओ हिंदी में। डिक्टा मीनिंग भी नहीं, मीनिंग होती है नियम। क्या होती है? नियम। ठीक, कंडक्ट की मीनिंग बताओ। हिंदी इंग्लिश सब करनी है ना, मैं तो बचना कुछ नहीं है। लागू करना या मतलब चलना। नहीं नहीं, एक वर्ड में मुझे परफेक्ट हिंदी चाहिए, वो है आचरण। क्या है? आचरण। तो डिक्टा ऑफ कंडक्ट मतलब हो गया आचरण के नियम। तो द ओल्ड डिक्टा ऑफ कंडक्ट हैव चेंज्ड, मतलब जो पुराने आचरण के नियम थे वो बदल गए। ये इसकी हिंदी हुई। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कल कह ही रहा था हैज और हैव में से कोई एक हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक, एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हैज है और हैड के बाद बीन आना जरूरी है अगर पैसिव होता है तो, है ना। तो याद रखा करो बातें। तो फिलहाल ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ।
एक्टिव हो, ठीक। मीनिंग मैंने बता दिया। अब रही बात सेंटेंस सही है या गलत है, तो मेन फोकस है इस वर्ड पे, जिसकी वजह से मैंने एग्जाम्पल ये लिखा है। डिक्टा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो सिंगुलर क्या होगा? डिक्टम। लैटिन वर्ड है, वो यूएम को ए में चेंज करा है। डिक्टा प्लूरल होगा, डिक्टम सिंगुलर होगा। दोनों वर्ड हमें पता है। अब तो बस हमें ये पता करना है कि इस सेंटेंस में डिक्टा आना चाहिए या डिक्टम आना चाहिए, है ना। और कल भी मैं कह रहा था कि मोस्टली जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो प्लूरल ही होते हैं। कह रहा था, नहीं कह रहा? और ये क्या है? प्लूरल ही है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया है? हैव सिंगुलर होता है, प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होना चाहिए। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। सही, दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज की स्पेलिंग बताओ। फॉर्मूलाज FORMULAS। देयर आर मैनी फॉर्मूलाज इन मैथमेटिक्स या मैथ्स, ये लिख दिया मैंने। देयर आर मैनी फॉर्मूलाज इन मैथ्स, ठीक। बताइए सही है या गलत है? ये पता है प्रॉब्लम क्यों होती है आप लोगों को? आप घर पे जाकर टाइम नहीं देते स्टडी, और जब तक नहीं दोगे ना तो यही होगा, फॉर्मूले आएगा। जब मैंने आपको ये सिंगुलर प्लूरल में लिखवा रहा था, ठीक है, तो सिंगुलर तो फॉर्मूला ही होता है। प्लूरल जो है फॉर्मूले भी लिखवाया, ये मुझे याद नहीं, फॉर्मूले लिखवाया, देखो चेक करो एक बार। दोनों लिखवाए थे या फॉर्मूले लिखवाए? दोनों लिखवाए, नहीं लिखवाए तो दोनों ही थे। दैट मींस सिंगुलर तो होता है फॉर्मूला, प्लूरल जो होता है फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूले भी होता है। तो आई मीन टू से मैं ऐसा गलत नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं दो लिखवाए हैं तो दोनों ही वो एप्लीकेबल हैं, वरना मैं दोनों नहीं लिखवा। तो कहीं अगर फॉर्मूलाज देख रहे हो या फॉर्मूले देख रहे हो, दोनों ही एक्सेप्टेड है, तो ये फिर अगेन क्या हुआ? सही हुआ। नेक्स्ट है, there are many beautiful phenomena of nature which charms us। ये सेंटेंस दे रखा है, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फिनोमेना ऑफ नेचर विच चार्म्स अस। जी सही है गलत है? सही है। तो जो मेन फोकस है इस वर्ड पे होगा आपका फिनोमेना, हिंदी बताएं। घटना, लेकिन यहाँ पे जो इसकी हिंदी निकल के आएगी घटक। क्या कह सकते हैं हिंदी में? घटक, ठीक। तो हिंदी बता दो पहले। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फिनोमेना, कि बहुत सारे सुंदर घटक हैं, प्राकृतिक, नेचर का मतलब प्राकृतिक घटक हैं, विच चार्म्स अस, जो हमें आकर्षित करते हैं। ये इसकी हिंदी हुई। तो आपने बताया है सही है। तो ये वर्ड जो है सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो सिंगुलर क्या होता है? फिनोमेनन। मुझे नहीं मतलब है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लिक होनी चाहिए बात, सीधी सी बात। और घर पे जाके रिवीजन जरूर किया करो, तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। आज जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं करा तो कल को याद नहीं आना। 6 दिन जो हमने पढ़ लिया उसका रिवीजन नहीं करा, वो 7 दिन याद नहीं आना। तो इम्प्रूवमेंट तो तब आएगा जब ये सारी चीज़ एक साथ कलेक्टिवली याद रहें, वरना पढ़ते रहो भूलते रहो, पढ़ते रहो भूलते रहो, क्या इम्प्रूवमेंट आना।
तो फिनोमेनन में से ए हटाऊंगा मैं और ओ एन लगा दूंगा, वो क्या बनेगा? सिंगुलर। फिर देख लो एक बार ध्यान से, दोबारा मौका दे रहा हूँ, सेंटेंस सही है या गलत है? आपने भी सही कहा था। इसमें से एस हटा दूं, ये कह रहे हैं इसमें से एस हटा दें। बाय द वे इसमें दो पार्ट हैं, ये जो विच है, विच से दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, मुझे इसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलना चाहिए? सारी बात तो मैंने बता दी, दो पार्ट जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलना चाहिए? ना कनेक्टिव ना कनेक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये है रिलेटिव प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन जो दो उपवाक्यों को रिलेट कर दे। तो पूरा तो एक वाक्य है ना, पूरा तो एक सेंटेंस है, तो उपवाक्य मतलब क्या बताता हूं मैं? क्लोज, है ना? तो जो दो क्लोज को जोड़ दे, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कोई पूछे बीच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सा टेंस है? दूसरे वाला, विच के बाद वाला, प्रेजेंट डेफिनिट, एस तो उसमें लगता है, ये मेन वर्ब है। तो वही बात आप जानते हो कि अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो विच आ रहा है किसके लिए आ रहा है? इसके लिए। और ये क्या था? प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए ना, एस नहीं आना चाहिए। तो ये गलत था और अब जाके सही हो। हर एक चीज को बारीकी से सुनते रहो, देखते रहो। नेक्स्ट है all the radius of a circle were equal. All the radius of a circle were equal. रेडियस की जगह रेडियाई लिखो पहले तो मैं। इन्होंने कहा कि ये वर्ड गलत है, RADII, है ना? जानते हो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ऑल की बात हो रही है, ऑल तो मेरे बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही ले लो, या सिंगुलर भी ले सकता है, कभी कभी नहीं ले सकता। तो चलो जी, और देखो कुछ और गलती कर रखी हो मैंने, जानबूझ के करता रहता हूँ मैं। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। मतलब वर्ब को हटा के आर लिखूं। बताइए भाई आपका दिमाग क्या कहता है? कह रहे हैं कि वर्ब नहीं आने का आर आएगा। आप भी इनसे हैं सहमत या नहीं है? आर ही आएगा भाई। वर्ब आप बना रहे हो तो फिर तो आप, अच्छा फिर भी बात में कहूंगा जो कल कहता हूं मैं, प्रेजेंट डेफिनेट की क्या पहचान होती है? हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब। तो ये भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, मैथमेटिक्स का फैक्ट है ना ये। अगर आप यहाँ वर्ब यूज कर रहे हो तो फिर तो ये कह रहे हो कि सब्जेक्ट की जो रेडियस थी वो बराबर होती थी, मतलब आज नहीं होती। तो भैया ये तो बराबर थी, बराबर है, अब बराबर ही रहेंगे। तो आप वर्ब इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, इसलिए वर्ब भी गलत है। क्या आएगा? आर आएगा, प्रेजेंट ही बनना चाहिए। नेक्स्ट, there are oases, OASES, in desert where travelers can take shelter. There are oases in desert where travelers can take shelter. पहले इस वर्ड पे आ जाओ, ओसिस जो पढ़ाया था, मीनिंग बताओ उसे क्या होती है? नहीं पता। रेगिस्तान में जो हरे भरे स्थान होते हैं, रेगिस्तान तो सूखा होता है,
लेकिन वहाँ अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ नमी हो, घास हो, पानी की गुंजाइश हो, तो उसे ओसिस कहा जाता है। तो यहाँ क्या मतलब है, देयर आर ओसिस इन डेजर्ट वेयर ट्रेवलर्स कैन टेक शेल्टर, कि भाई अगर जहाँ ओसिस होगा वहाँ पे जो घूमने फिरने वाले हैं वो शरण ले सकते हैं, अपना तंबू गाड़ सकते हैं, तो थोड़ा उन्हें रिलीफ मिलेगा। पूरे रेगिस्तान में वहाँ तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। चलिए अब बात आई गलती छांटने की। देखो कहाँ कहाँ गलती है। सही है, पहले इस पर फोकस गया होगा आपका, तो ये तो सही है। वही बात है, ओसिस भी दो है, एक ई वाला एक आई वाला। आई वाला सिंगुलर होता है, ई वाला प्लूरल होता है। आर है तो प्लूरल ही आएगा। ये तो बार बार मैं नोटिस करवाया रहा हूँ आपको, तो यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो देयर आर ओसिस इन डेजर्ट वेयर ट्रेवलर्स कैन टेक शेल्टर। चलिए जी, अब मुझे आप ये बताइए, ये जो कैन है इसे मैं किस वर्ड से समझाऊं आपको, क्या होता है ये इंग्लिश में? मॉडल वर्ब। क्या होता है? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स। ठीक है, कहीं कहीं आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं इंग्लिश में? क्योंकि वो मेन वर्ब की हेल्प करता है। और मेन वर्ब क्या है? तो जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, इन द सेम वे मॉडल भी मेन वर्ब से पहले ही आता है। तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अंतर करने के लिए क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब। एक बात, जितनी भी मॉडल वर्ब मैंने अभी बोली, दोबारा बोल रहा हूँ, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? हमेशा फर्स्ट है, हमेशा। और अगर इन्हें पैसिव बनाना हो तो फिर तो थर्ड ही आएगी, क्योंकि पैसिव तो चाहे कैसा भी हो थर्ड ही आएगी। ठीक, तो फिर मैं इनमें क्या चेंज करूं इन दो शब्दों में, ये पैसिव बन जाए? बी लगा देंगे। मॉडल के बाद क्या लगा देंगे? बी। और बी के बाद क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। अगर मैं इन दोनों में थोड़ा चेंज करना चाहूं तो कैन बी टेकन, कैन बी टेकन, ये पैसिव फॉर्म कहलाएगी, जबकि कैन टेक एक्टिव फॉर्म कहलाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सेंटेंस में कैन बी टेकन हो जाएगा, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात कर रहा हूं। चलिए, अब अगर मैं कहूं कि डेजर्ट क्या है तो आप कहोगे नाउन है, कहोगे। अगर मैं फिर पूछूं आपसे कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है ना। जब उसका आप नाम बोलोगे, अगर मैं ज्योग्राफी में जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा। और एशिया का सबसे बड़ा? एशिया का गोबी है, एशिया का गोबी। इंडिया का है थार। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है सहारा रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। ये गोबी कहाँ है? किस साइड है? चाइना से ऊपर मंगोलिया, चाइना के आसपास एक स्थान है मंगोलिया, वहां पे ये पड़ता है क्या? गोबी। और इंडिया का सबसे रेगिस्तान आप कहते हैं उसे थार बोलते हैं। तो नाउन से पहले तो आर्टिकल आना चाहिए, कभी कभी नहीं भी आता, जैसे मैं कल कह रहा था कि मेटेरियल नाउन से पहले नहीं आता या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं आता, लेकिन ये तो कॉमन नाउन है, यहाँ तो आना चाहिए। तो यहाँ क्या, कौन सा आर्टिकल लगाऊं या ना लगाऊं, क्या दिमाग है? एन तो आने का नहीं, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। एन की तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये आ सकता है, एन भी नहीं आ सकता। अब या तो ए आएगा या द आएगा, जल्दी रेस्पॉन्स दो। इन आ डेजर्ट, इन द डेजर्ट, यहां आएगा आ। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने आपसे कहा था कि आ की कई सेंस बनती है। आ की सेंस हम एक तो समझते हैं, कोई, किसी, ये भी सेंस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर किसी डेजर्ट का नाम नहीं दे रखा, इसलिए क्या आएगा? आ आएगा। अगर आप यहाँ दा बोल रहे हो तो डेफिनेट हो जाएगा, और डेफिनेट की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी गलती थी। जब तक आप ये नहीं लिखोगे, सेंटेंस पूरी तरह से प्रॉपर सही नहीं माना जाएगा।
तो मैंने ए लिख के छुट्टी नहीं करी थी भाई, मैंने बताया, समझाया नाउन है, कौन सा नाउन है, उससे पहले आर्टिकल है, फिर ए क्यों आया, ये सब चीज मैंने आपसे डिस्कस की है। और जब तक आप इंग्लिश पढ़ते रहोगे इसी तरह से सब चीजें आपकी होती रहेंगी। तो आप भी कभी मानो ही मत कि नाउन चल रहा है, अभी पूरी इंग्लिश चलती रहती है। बस कंसंट्रेट होकर सुनते रहो और इम्प्रूव करते रहो जितना ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी गोट डाउन, we got down in the termini, termini, we got down in the termini and take a bus, and take a bus। ये हो गया जी आपके सामने एग्जाम्पल। अब चर्चा करेंगे इसके ऊपर। पहले आपके लिए मौका है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों, इसमें भी दो पार्ट हैं और दो पार्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो सबसे पहले मैं एंड को पूछूंगा, एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजक्शन। जब भी मैं आपसे पूछूं ना दो पार्ट जुड़ने हैं तो आपके दिमाग में तीन शब्द आने चाहिए, कनेक्टिव, कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते रहेंगे मैं डिफरेंस का पता चलता रहेगा। अभी मैंने विच को क्या बोला था, रिलेटिव प्रोनाउन बोला था, लेकिन मैं एंड को रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोल सकता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दो पार्ट जोड़े उसे मैं एक शब्द से बात नहीं कर सकता, ये भी अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। एंड हुआ, बट हुआ, सब पढ़ेंगे आगे, ये सब क्या होता है, कंजक्शन। एक बात हो गई जी। अब मेन फोकस जाएगा आपका इस शब्द पे, है ना, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नाउन एंड द नंबर। नाउन है टर्मनी, वो कैसा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसकी हम बात करेंगे। बताइए टर्मनी सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। चलिए सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है टर्मिनस, ये सब आप पढ़ चुके हो, TERMINUS, टर्मिनस होता है सिंगुलर। ठीक, वही बात है, सिंपल। यूएस किसे मतलब आई में, जैसे रेडियस का क्या हो गया था, रेडियली, तो टर्मिनस का हो गया टर्मिनी, है ना, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे टर्मिनी आना चाहिए या टर्मिनस आना चाहिए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, जल्दी बताओ। सिंगुलर आना चाहिए। ये बड़े सस्पेंस में बोल रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हो। आप एक साथ कई जगह उतरोगे, एक साथ एक जगह में एक जगह तो उतरोगे। भगवान ने दो ही तो पैर दिए हैं, 20-30 पैर तो है नहीं कि दो पैर वहां उतार दिए, दो पैर वहां उतार दिए, दो पैर वहां उतार दिए। तो इसमें ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं। क्या आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए। तो ये टर्मिनी गलत है, एक बार यहाँ आना चाहिए टर्मिनस, TERMINUS, एक बात होगी। ठीक, अब इसकी हिंदी बताइए, टर्मिनस की हिंदी क्या होती है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो अंत कह सकते हो। जब मैंने बताया था टर्मिनेटर एक शब्द होता है, टर्मिनेट से बना है, ऐसा मैं कुछ समझाया था मैंने पहले भी, अंत, एंड। देखिए हमारा रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन पे जब तक रेलवे लाइन चलती रहती है, प्लेटफॉर्म नहीं होता, वहाँ पे कुछ ऊंचाई होती है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति उस पर नीचे नहीं उतर सकता, काफ़ी गहराई सी होती है। लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, ऊंचाई खत्म हो जाती है, वहाँ आराम से वो क्रॉस भी कर सकता है। जनरली आप फील कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो टर्मिनस का मतलब वो है जहाँ वो रेलवे लाइन एंड हो जाए, प्लेटफॉर्म का हिस्सा वो समाप्त हो जाए और आप उसे पटरी को आराम से पार कर सको, ये मतलब हो गया उसका। डिक्शनरी मीनिंग क्या है, एंड पॉइंट। ठीक, चलिए और बताइए, कुछ गलती दिख रही है, एक तो गलती निकाल दी आपने, और देखो कुछ गलती हो तो, कुछ पता नहीं चल रहा। एंड से पहले जाइए, एंड से पहले जो मैंने लिख रखा है कौन सा टेंस है, अधूरा मत बोला करो, पूरा बोला। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पता कैसे चला, सेकंड फॉर्म है गोट, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। एंड के बाद जो वाला पार्ट है कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट है, कैसे पता चला, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समस्या है, पहले वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोस्टली इंग्लिश में ऐसा नहीं होता,
मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ और आप फील भी करोगे, मोस्टली ऐसा होता है कि पास्ट के साथ पास्ट ही बनेगा। तभी जब मेरे मुंह से सुनोगे ये बात सुनोगे आप, मोस्टली का मतलब ज्यादातर। कोई रूल नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पास्ट के साथ हमेशा पास्ट बनेगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही बन सकता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी बन सकता है। ये 3 लाइन बताई मैंने आपको। क्या पास्ट के साथ पास्ट बनेगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही बन सकता है और फ्यूचर भी बन सकता है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसा करते रहो, इधर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब अगर ये पास्ट है तो नीचे भी पास्ट बनना चाहिए, तो ये गलत है। अब इसमें मैं क्या चेंज करूं जो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाए? सेकंड फॉर्म कर दो, टेक का टुक कर दो। फर्स्ट फॉर्म टेक होती है, सेकंड फॉर्म टुक होती है, थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो ये गलत था। इसकी जगह आ गया टुक, एंड टुक ए बस। अब क्या हुआ? वी गो डाउन इन द टर्मिनस एंड टुक आ बस। ये भी गलत कर दिया मैंने, ये भी गलत कर दिया। और देखो कोई गलती है अभी? यहाँ सही हो गया है। अब गलती है इनमें, अब गलती है इनमें। जब मैं आपसे बात करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट, क्या बताता हूं? इन आता है परमानेंट के लिए, एट आता है टेम्परेरी। ये जो प्लेस है टर्मिनस, ये परमानेंट प्लेस होता है टेम्परेरी? टेम्परेरी। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि जी वो तो वहीं रहता है फिक्स, तो वो बात उस परमानेंट की नहीं हो रही, बात हो रही है आपके लिए परमानेंट है या टेम्परेरी। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, सारे क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। वहाँ पे मकान थोड़ी बनाना आप लोगों को, वहाँ तो आधा घंटा 1 घंटा वेट करोगे अपने ट्रेन का और बैठ के चले जाओगे फिर। तो हम सब के लिए वो स्थान क्या है? आप इन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करोगे? एट यूज करोगे। और ये गलती थी तीसरी, यहाँ पे आएगा एट, जो है प्रीपोजिशन की गलती। इसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। 3 गलती मैंने से प्रोड्यूस करी थी। चलिए जी, ये इंपोर्टेंट एग्जाम्पल चल रहे थे, और जो रूल नंबर चल रहा था आपका क्या चल रहा था? 15 चल रहा था आई थिंक। ये खत्म हो गया है। अब और कुछ इसमें रूल बचे हुए हैं थोड़े से, वो करते हैं। हैंड डाल दीजिए रूल नंबर 16। अभी मैंने रूल नंबर 15 में आपको समझाया कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, और एग्जाम में कैसे आएंगे, है ना। रूल नंबर 16 लिखिएगा। रूल नंबर 16 में बता रखा है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बाकी रिपीट हुआ है शायद, तो दोबारा देख लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं मिस्टर, तो ये तो सिंगुलर होता है, तो बात कर चुके हैं पहले भी। इसका प्लूरल बताया था मैंने, याद हो तो बताओ। मिस्टर भी देखो ये कोई वर्ड तो होता नहीं, ये भी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो एक फ्रेंच वर्ड होता है मॉन्श्योर। क्या होता है? मॉन्श्योर। उससे आया है एमआर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिस्टर। लेकिन जब हम मिस्टर की बात कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना, एक मैन से, एक मेल से बात कर रहे हैं। मिस्टर का मतलब मेल, तो इसका प्लूरल होता है मैसर्स। क्या होता है? मैसर्स। देखो MESSRS, MESSRS। तो मिस्टर का प्लूरल होता है मैसर्स, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऐसे ही होता है मिसिज। मिसिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रीमती, है ना। ऊपर वाला क्या हो गया? श्रीमान। तो इसका जो होता है प्लूरल, ये पहले बताया था मैंने, याद आ रहा तो बताओ। मैसडेम्स, MESDAMES, मैसडेम्स। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब मान ले किसी ने कहा मिस्टर वाइट, तो किसी को नाम बोला जा रहा है मिस्टर वाइट, तो किसी ने कहा कि भाई इसका प्लूरल बनाओ, तो दिमाग में बात यह आएगी भाई प्लूरल तो बन नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर वाइट तो एक ही तो आदमी होगा। लेकिन हो सकता है जो वाइट है वो क्या है? सरनेम हो, वो एक की जगह 2-3 भाई हो,
और मुझे प्लूरल बनाना हो तो वाइट का तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो नाम है। किसका बनेगा? मिस्टर का बनेगा। तो मिस्टर वाइट की जगह मैं क्या बोल दूं? मैसर्स वाइट बोल दूं। तो जब मैं मिस्टर वाइट बोल रहा हूँ तो मैं किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा हूँ। जब मैं मैसर्स वाइट बोल रहा हूँ तो हो सकता है मैं 2-3 लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ एट दैट टाइम। तो इस तरह से आप मिस्टर और मिसिस को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। उसके बाद आगे चले, बस रूल नंबर 16 में तो यही थे, इनके एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है। रूल नंबर 17 में आ जाइए। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम अपोस्ट्रोफी जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? ऐसे होता है ना। तो अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज होता है मैंने ये बताया था पोजीशन के लिए होता है ना। पहले थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर दूं। मैंने कहा कि राम का घर, तो कैसे बोलूं? क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है ना। राम हाउस, तो कोई पूछे कि भाई ये सिंगुलर है प्लूरल है? तो ये तो सिंगुलर है। ये तो यहाँ पोजीशन दिखा रहा है कि घर किसका है? राम का है। राम्स हाउस, ये प्लूरल नहीं है। लेकिन यहाँ इस रूल में बताया जा रहा है कि कुछ डिजिट, कुछ नंबर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। ये तो एक जनरल बात हो गई है ना। तो वो कुछ शॉर्ट फॉर्म हो सकती हैं या कोई नंबर हो सकता है। उनके 2-4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के कहाँ सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कोई डिग्री है, मान लिया अभी बीए की बात कर रहे थे हम, तो बीए एक डिग्री हो गई। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक, तो बीए तो सिंगुलर। कोई मुझे कहे कि इसका प्लूरल बनाओ, तो मुझे इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कैसे? ऐसे। अगर आप इसमें एस लिख दोगे ऐसे, तो ये कोई वर्ड नहीं है। तो अगर कोई शॉर्ट फॉर्म हुई और उसका आपको क्या बनाना हो? प्लूरल, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनेगा वो प्लूरल। दैट मींस ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल। दिमाग एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाता इन चीजों को क्योंकि ऐसा ना हम कभी यूज करते, ना हम यूज करना चाहते। जब यूज ही ये हो रहा है, ये कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, इसलिए अजीब सा तो लगेगा। लेकिन जो है यूज हो या ना। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए एक। तो ऐसे ही कोई नंबर ले लो 6। जैसे मान लो मैच चल रहा है, तो मैंने कहा कि भाई इंडिया ने तो पूरी इनिंग में एक ही 6 हिट किया है। तो 6 का मतलब समझ रहे हो है ना, 6 रन 6। मैंने कहा इंडिया ने तो अपनी इनिंग्स में 10 6 हिट किए हैं, 10 छक्के मारे। तो जब मैंने कहा 10 वर्ड लगा दिया तो 10 6 बोलूं? क्या बोलूं? 10 6s। ठीक, अब आप कहोगे कि जी 6 ऐसे लिखो और उसका प्लूरल ऐसे बना लो। आप ये कहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने लिखा कैसे? लेटर में लिखा। मैं लिख रहा हूं उसे डिजिट में। आप मुझे गलत तो नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा ही लिखो। आप लिख लो ऐसे, मैं तो ऐसे लिखूंगा। अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मुझे इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो वो बनेगा क्या? 6s। बात समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूं? अब बस और वर्ड रहने दो उसके, बाकी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है इसी से संबंधित। किसी बच्चे की राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता। कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो लिखने में प्रॉब्लम करते हैं मुझे। तो मैं आपके लिए कह बैठा कि भाई तुम्हारे 5 और जो 3 बनते हैं ना, वो तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं मुझे, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई नहीं देता मुझे। तो थोड़ा सा अच्छा सा लिखा करो, साफ सा लिखा करो। तो मैं वैसे ट्रांसलेट करूं
तो तुम्हारे 5 और 3, तो मैं ऐसे बोलूं योर 5 and 3 looks alike. looks ऐसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक अब बात करते हैं इसकी 5 की, और तो ये तो मैं भी समझा के आ रहा हूं आपको। ये सही है या गलत है? गलत, क्योंकि जब तुम लिखते हो कोई 1 5 3 की बात तो हो नहीं रही। मैं तो कह रहा हूं तुम जितनी बार भी 5 और 3 बनाते हो वो मुझे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो अगर आप इस रूल को नहीं जानते तो आपका दिमाग कहेगा कि भाई प्लूरल बन रहा है, प्लूरल तो एस बना के ही बन जाता है, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्योंकि डिजिट की साथ जब हम प्लूरल बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं, ना कि सिर्फ एस का। तो जब तक मैं यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगा ये सही नहीं होने वाला। एक तो ये गलती हो गई, अब सही हो गया है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ हो करते हैं, ठीक है। अब दूसरी गलती देखो, इसमें कुछ और गलती है इस वाक्य में, लुक आना चाहिए। फिर वही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया मैंने, और योर 5 and 3 तो इन दोनों की बात हो रही है, तो क्या है? प्लूरल। प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जानबूझ के पहले गलती करूंगा मैं, फिर आपसे सही करवाऊंगा। तो लुक्स नहीं आ सकता, लुक आएगा। है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखिए, रूल नंबर 17 में। फोर BAs and 3 MAs are applied for this post। ये लिखा है एग्जाम्पल, 4 BAs and 3 MAs are applied for this post। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास में आ गई हूँ कि भाई कोई वैकेंसी है और उस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन आई है उनमें 4 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने BA का रखा है और 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने MA का रखा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पहली गलती तो आपको मिली गई। मैं बनाना चाहता हूँ तो एस नहीं लगा सकता, अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। तो यहाँ मुझे अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। ये गलती तो बस में आ गई। कोई और गलती है? जल्दी बोलो। नहीं समझ में आ रही बात। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, है ना। पैसिव की पहचान क्या बताई जाती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बता रहा है प्रेजेंट, ये बता रहा है पैसिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। अभी सोचना ये है कि वास्तव में ये पैसिव बनेगा या एक्टिव बनेगा। भाई मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये थोड़ी कि हर एक सेंटेंस को पैसिव बना दो, हर एक सेंटेंस को एक्टिव बना दो। या तो वो एक्टिव बनेगा या वो पैसिव बनेगा। बताओ, आप बताओ मेरा अपना नंबर। एक्टिव बनना चाहिए। भाई एक्टिव का मतलब वही तो होगा कि सब्जेक्ट वहां काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? 4 और 3 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने BA और MA का रखा है, उन्होंने काम कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो एक्टिव ही तो हुआ, पैसिव कहाँ हुआ? पैसिव में तो ये होता है कि जो मेन सब्जेक्ट है जो काम करता है वो मिसिंग होता है। वहां पे एक्शन इंपोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपोर्टेंट नहीं होता। तो थोड़ी सी पहचान होती है। तो दैट मीन्स ये आर नहीं आएगा। आज जैसे मैंने हटाया तो सिर्फ क्या रह गया? अप्लाइड। अप्लाइड कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड? दोनों ही हैं। सेकंड भी, क्योंकि इस सेंटेंस में सेकंड है। जैसे मैं रोज बताता हूँ, हैज हैव हैड यहाँ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मैंने काट दी थी, कहाँ चला गया? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब सेंटेंस ही सही हो गया।
कि 4 BAs and 3 MAs applied for this post. कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ लिया करो, कोई भी छोटा बड़ा डाउट। ये जो दिस है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि पोस्ट क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव हुआ। और 4 वर्ड बताए थे मैंने आपको, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो क्या कहना चाहिए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो ये था आपका रूल नंबर 17। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन लिखिए। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद। एक्सेप्शन मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अभी यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया था शॉर्ट फॉर्म का, कि भाई बीए क्या है? शॉर्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट के फिर दिमाग में ये आएगी बात, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, बाकी तो मैं अगले पॉइंट में चल जाता कि भाई जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होंगी उनके साथ ऐसा ही होता होगा, दिमाग में आएगी बात। मैं तो एग्जाम्पल के साथ दिया, बीए का दे दिया या एमए का दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं। ये डिजिट है और ये क्या है? एक तरह से डिग्री। अगर मान लिया मैं इनसे थोड़ा हटके जाऊं, हटने से मतलब एमपी ले लिया मैंने, एमपी, तो एमपी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब मुझे किसी ने कहा कि इसका प्लूरल बनाओ, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अगर आप एमपीज बोल रहे हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो मैंने ये एक्सेप्शन में ऐसे लिख दिया, कहीं आपके दिमाग में ये ना चला जाए कि ये चीज सब शॉर्ट फॉर्म के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है? डिग्री वगैरह के लिए। ठीक, एमपी का मतलब क्या? कोई पर्सन है, एक एमपी, 2 एमपी, तो वहां अपोस्ट्रोफी नहीं लग सकता, क्योंकि जब आप लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो कौन सा केस बन जाएगा? पोजेशन वाला केस बन जाएगा। जैसे राम्स हाउस था और आपने बोल दिया एमपी अपोस्ट्रोफी एस, एमपीज, तो क्या बन गया? पजेसिव केस आ गया और प्लूरल नहीं बना। जबकि बीए क्या था? नॉन लिविंग वर्ड है, समझ रहे हो? इसलिए यहां ऐसा हुआ। ठीक, तो ये बात होनी चाहिए क्लियर। जैसे एक वर्ड होता है वीआईपी, तो वीआईपी क्या होता है? वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। और किसी ने कहा कि इसका प्लूरल बनाओ, तो क्या बोलोगे? वीआईपीज। आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। चाहे इसे एक्सेप्शन कह लो या रूल नंबर अगला कह लो, मैंने एक्सेप्शन में लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट डालिए 18। अब यहाँ कुछ और नाउन आ रहे हैं जिनमें हम बात करते हुए रहते हैं कि उसमें बस या तो एस जोड़ना होता है या ई एस जोड़ना होता है, वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे मैं बीच बीच में बोल के ही बताता रहता हूँ आपको, मैंने बोलता रहता हूँ सैंड और सैंड्स। जैसे SAND शब्द है एक, तो और एक क्या है? SANDS। एक आपने पढ़ा होगा वुड, WOOD वुड, WOODS वुड्स। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कहीं ना कहीं की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। सैंड क्या होता है? रेत। और दिमाग ये कहेगा कि रेत का प्लूरल क्यों बनता? रेत तो भरी जाए, बहुत थोड़ा सा नहीं हो, या ट्रक उल्टे पड़े हो, तो सैंड ही बोला जाता है उसे भी रेत ही बोला जाएगा, उसे भी रेत ही बोला जाएगा। लेकिन इंग्लिश ये कहती है कि अगर आप इसके साथ ऐसे लगा देते हो तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं। डेजर्ट तो सभी समझते हैं, लेकिन कहीं अगर एग्जाम्पल में डेजर्ट की सेंस में आ रहा हो और ऑप्शन में डेजर्ट ही ना हो,
एक ऑप्शन में सैंड हो और एक ऑप्शन में सैंड्स हो, तो आपको सैंड्स में निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि वो उस एग्जाम्पल में डेजर्ट की सेंस ले रहा है। ठीक है, वुड माने क्या होता है? लकड़ी। अब इस समय थोड़ी कहूँगा बहुत सारी लकड़ी, इसे कहूँगा मैं जंगल, फॉरेस्ट। तो इस रूल में ऐसे बहुत सारे वर्ड दिए जाएंगे आपको कि बन तो रहे हैं प्लूरली, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मीनिंग भी चेंज हो रही है। जनरल मीनिंग से थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गया वर्ड। जैसे पहला वर्ड है, ऐसी का लिखते रहो, एक होता है एडवाइस और प्लूरल हो जाएगा एडवाइसेस। तो सुनने में तो कोई बड़ी बात नहीं लगी, है ना? ये भी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो पहले तो मैं वो बात पूछूंगा जो शायद आपको पता है। एडवाइस भी दो होते हैं स्पेलिंग वाइज, एक तो सी वाला, एक एस वाला। तो यहाँ मैंने सी वाला लिखा है, तो एस वाला क्या होता है? वो वर्ब होती है। अगर एडवाइस में एस हो, ADVISE, तो वो वर्ब होती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आई एडवाइज यू, तो उसमें एडवाइस क्या है? वर्ब है। तो वहां मैं ADVISE नहीं लिख सकता, ADVISE लिखूंगा। और यहाँ मेरा टॉपिक क्या चल रहा है? तो यहाँ मुझे ADVISE लिखना पड़ेगा। एक बात, अब ये सिंगुलर है प्लूरल है। तो देखो, अगर मैं हिंदी में जाऊं, जैसे मैंने बोल के बताया था लकड़ी है और ये किसके लिए आता है? जंगल के लिए। तो एडवाइस क्या होती है? सलाह, लेकिन इसे बोलते हैं राय। सलाह में और राय में थोड़ा सा अंतर होता है हिंदी वाइज हम सोचते हैं। मैंने सलाह ली और मैंने राय ली, तो फर्क है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो मैं बार बार हिंदी में बोल के आपको बताता रहता हूँ, बात तो छोटी सी है। उसके बाद एक शब्द है गुड, एक है गुड्स, है ना? अगर मैं गुड को पूछूं आपसे कि इंग्लिश में गुड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो क्या कहोगे? एडजेक्टिव होगा, है ना? दिस इज ए गुड पर्सन, तो पर्सन क्या है? नाउन, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, तो वहां तो मैंने कहा कि वह एक अच्छा आदमी है, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला, और गुड को मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव। लेकिन मैं तो यहाँ नाउन पढ़ा रहा हूँ, जब ये नाउन था तो ये भी नाउन था ना, तो यहाँ पे तो ये फिर नाउन ही होना चाहिए, तभी तो मैं सिंगुलर से क्या बना रहा हूँ? प्लूरल बना रहा हूँ। तो यहाँ फिर इसकी क्या हिंदी निकलनी चाहिए, या फिर अच्छा ही हिंदी निकलनी चाहिए? बोलिए, क्या कहता है दिमाग आपको? इसकी हिंदी निकलेगी भलाई। क्या निकलेगी? इन सब चीजों का हम मतलब फील नहीं करते, जानते तो हम सब चीज है। देखो, मैंने कहा भलाई की सेंस में जब मैं बोलूंगा ना कभी गुड को, तो वहां पे वो एज ए नाउन काम करना मैं कहना चाह रहा हूं। आई मीन टू से गुड एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन मैं एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बना सकता ना, नाउन का तो प्लूरल बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? नाउन लिखा है, और हिंदी में मैंने क्या बोला फिर? भलाई। ठीक है, और इसका फिर क्या बन जाएगा? गुड्स। अब गुड्स को आप समझते हो हिंदी में क्या कहते हैं? सामान। देखो कितना बड़ा चेंज हो गया। वहां तो हिंदी में क्या था? भलाई, यहाँ हो गया सामान। तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, सिंगुलर से प्लूरल बनते के साथ। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। इजी सा वर्ड आ रहा है फोर्स, जो आप जानते हो, और क्या बन जाएगा? फोर्स इज, बस एस लगा है, तो फोर्स माने क्या होता है? बल, और फोर्सेस माने सेना। ठीक, सिंगुलर से प्लूरल, मीनिंग चेंज। उसके बाद है कॉपर, COPPER। कॉपर क्या होता है? तांबा, मेटल है। और अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो क्या बनेगा? कॉपर्स। ठीक, अब एक रूल फिर याद आएगा आपको कि जो मेटेरियल नाउन है उनके प्लूरल नहीं बनते। ऐसा देखा जाता है, किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ तो बना दिया। ये कॉपर है,
कॉपर्स। तो वो इसलिए बन गया क्योंकि उसकी मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ तो ये सिर्फ क्या थी, मेटल, यहाँ ये कॉपर्स बोला जा रहा है। तो कोई मेटल काउंटेबल फॉर्म में आ गई है, वो कब हो सकता है, जब उसके सिक्के बना दिए जाए। क्या बना दिए जाए, दैट मीन्स कॉइन्स ऑफ कॉपर। कॉइन्स ऑफ कॉपर को सीधा कॉपर्स बोल सकते हैं, समझ गए। कॉइन्स ऑफ कॉपर को सीधा कॉपर्स बोल सकते हो। तो अगर कहीं कॉपर्स देख रहे हो आप, तो दैट मीन्स सिक्कों की बात होगी, जो कॉपर के बने हुए। ठीक, चलिए बस आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे।